धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 10 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है आपसे, अगर आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को लेकर चुनाव आयोग भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जी हां, मध्य प्रदेश के फैसले को लेकर शिवराज सिंह चौहान की पार्टी के दो नेता, या यूं कहें भाजपा के दो नेता पहले से ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब इसमें बड़ी खबर आ रही है कि चुनाव आयोग भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। पहले बताते हैं आपको कि फैसला क्या है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक फैसला दिया जिसके मुताबिक एक खास एरिया के अंदर राजनीतिक सभाएं करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है क्योंकि कोरोना चल रहा है। उस फैसले को भाजपा ने, शिवराज सिंह चौहान ने, तमाम लोगों ने कहा कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन है और वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब इस मामले में चुनाव आयोग भी एक्टिव हो गया है, वो भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। उसने कहा ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन है, जो हमें संविधान में अधिकार मिले हैं चुनाव आयोग को, उनका ये उल्लंघन किया है हाई कोर्ट ने। कैसे कह रहा है वो थोड़ा सा जान लीजिए। चुनाव आयोग का कहना है कि जब से अधिसूचना जारी होती है और जब तक चुनावों का रिजल्ट यानी कि नतीजा नहीं आ जाता, तब तक आर्टिकल 329 के तहत, अनुच्छेद 329 के तहत चुनाव आयोग के पास तमाम अधिकार रहते हैं। उसके अधिकारों में हाईकोर्ट का ये हस्तक्षेप है, यानी कि हाईकोर्ट ये कह रहा है भैया रैली नहीं कर सकते। रैली होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी, किस टाइम होगी, कैसे होगी, कितने लोगों की होगी, ये सब तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि पहले जाते हैं बीजेपी के नेता, बाद में आता है चुनाव आयोग, और वो भी तब आता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये साफ नहीं करता कि जो बीजेपी के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं उनकी पिटीशन पर कब सुनवाई की जाएगी। लेकिन अब चुनाव आयोग को भेज दिया गया है इस मामले में, या चुनाव आयोग आ गया है, तो तारीख अब डिसाइड कर दी गई है कि 26 अक्टूबर को, यानी कि कल, इस पर सुनवाई होगी। तो इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाजपा नेताओं की पिटीशन जो काम नहीं कर रही थी, वो क्या चुनाव आयोग की पिटीशन ने कर दिया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। शादी के लिए अब लड़का 21 और लड़की 18 साल की नहीं होनी चाहिए। इस सब चीज़ को ख़त्म किया जाना चाहिए। दोनों को समानता का अधिकार देना चाहिए, या तो लड़का भी 18 साल का हो या लड़की भी 21 साल की हो, क्योंकि ये कानून बताता है कि पितृसत्तात्मक सोच चल रही है। उम्र लड़के की ज़्यादा होगी, वो कम उम्र की लड़की से शादी करेगा। ये नहीं होना चाहिए, इसमें बदलाव किया जाना चाहिए, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। भाजपा नेता हैं, पेशे से एडवोकेट हैं, अश्विनी कुमार उपाध्याय ऐसी पिटीशन दाखिल करने के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने ऐसी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है जिसमें उन्होंने ये मांग की है और कहा है कि दोनों की उम्र को एक समान किया जाए, क्योंकि उम्र में कम और ज़्यादा होना ये पितृसत्तात्मक सोच को दिखाता है। साथ ही इस बाबत कहा है कि राजस्थान हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में जितनी भी पिटीशंस विचाराधीन हैं, उन सब को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इकट्ठा करके एक ही जगह पर सुनवाई की जानी चाहिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। टीचर भर्ती में त्रुटि सुधार कराने से हाईकोर्ट ने कर दिया है साफ इनकार, जिससे उन अभ्यर्थियों को बड़ी मायूसी हाथ लगी है जो सोच रहे थे कि उनके फॉर्म भरने के दौरान जो त्रुटियां हो गई हैं, अगर वो उनमें सुधार करेंगे तो उनका मेरिट में नाम आ जाएगा और हो सकता है वो कहीं पर टीचर बन जाए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर हम कुछ लोगों को उनकी त्रुटि सुधार करने की इजाज़त दे देंगे तो जो पूरी प्रक्रिया भर्ती चली है 69,000 टीचर्स की, उसी पर सवाल खड़े हो जाएंगे। वो सारी प्रक्रिया तहस नहस हो जाएगी, दोबारा से वो प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इसलिए हम ये इजाज़त नहीं दे सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 टीचर के मामले में त्रुटि सुधार की जो मांग वाली याचिका थी, यानी कि पिटीशन थी, उसको ये कहते हुए खारिज कर दिया है। क्या कहा है थोड़ा सा वो भी देख लीजिए। फॉर्म भरने में जो त्रुटियां हुई थी उन्हें कुछ लोग सुधरवाना चाहते थे अपनी गलतियों को, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर हमने ऐसी इजाज़त दे दी तो ये तो पूरी प्रक्रिया ही तहस नहस हो जाएगी और पूरी प्रक्रिया पर ही इसका असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का हवाला दिया जा रहा था उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अर्चना चौहान वाला जो केस था वो सिर्फ इंडिविजुअली लागू हो रहा था, सिर्फ एक के लिए। यहाँ आप कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फॉर्म में त्रुटियां हैं, उनको सुधार की ज़रूरत है, तो ऐसे नहीं दिया जा सकता है। पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ जाएगी और ये कहते हुए उस पिटीशन को खारिज कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा ये लोग इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं क्या।
एक चीज होती है FR यानी कि फाइनल रिपोर्ट, जब वो कोर्ट के सामने विचाराधीन हो और कोर्ट उस पर अभी तक कोई अपना फैसला ना सुना पाया हो, इसी बीच SP को अधिकार नहीं है कि वो उस मामले की दोबारा से जांच शुरू करवा दे। ये मामला गाजीपुर से जुड़ा हुआ है। गाजीपुर का एक सोदपुर थाना पड़ता है। वहां पे एक FIR एक शख्स के खिलाफ दर्ज हुई। धोखाधड़ी का मामला था। IO यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हिंदी में बात करें तो विवेचना अधिकारी ने जांच की और FR लगा दी, फाइनल रिपोर्ट लगा दी, यानी कि चार्जशीट नहीं की उस मामले में। जब फाइनल FR वहां पहुंच गई कोर्ट के अंदर तो कोर्ट ने नोटिस जारी किया वादी पक्ष को, जिसने FIR लिखवाई थी। वो कोर्ट में पहुंचा और उसने उसको चुनौती दी, कहा कि गलत FR लगाई गई है। ये मामला कोरोना के चलते ठंडे बस्ते में पड़ गया। इसी बीच खबर आई कि गाजीपुर के SP ने आदेश कर दिए दोबारा से मुकदमे की जांच की। अब वहां कोर्ट में विचाराधीन FR है और ये इधर से एक अलग से प्रक्रिया शुरू कर दिए कि नए सिरे से जांच होगी। तो जो सोदपुर का थानेदार है उनने SP से मिले आदेश के मुताबिक एक दरोगा को पकड़ा, उसको IO नियुक्त किया और मामले की जाँच शुरू कर दी। तो जो आरोपी है जिसके खिलाफ ये FR हुई थी, जो इस मामले में मुलजिम था, वो पहुंच गया हाई कोर्ट। उसने जाके कहा देखिए मामला जब कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, FR पे अभी कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया, तो कैसे ये इस मामले में दोबारा जांच का आदेश दे सकते हैं। इसको हाई कोर्ट ने भी गंभीरता से लिया और वहाँ के जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा ने कहा कि थानेदार 4 नवंबर को यहाँ पे हाजिर हो जाए और हलफनामा लेके आए कि जब कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो उस मामले में उसने पुनः जांच कराने का आदेश कैसे जारी कर दिया या जांच करानी कैसे शुरू कर दी, और साफ कर दिया कि अगर थानेदार नहीं आएगा तो SP को आना पड़ेगा गाजीपुर के, ADG को आना पड़ेगा वाराणसी, बनारस या काशी, जो भी आप कहें उनको। देखना दिलचस्प होगा इस मामले में कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, वरना आजकल तो एक ट्रेंड बना हुआ है UP में कि अदालतों में मामले विचाराधीन हो, यहाँ के SP जो है उनमें जांच दोबारा शुरू करवा देते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से खबर हमारे पास आ रही है। एक भाजपा नेता का नाम आपने सुना होगा, नाम था सचिन गुप्ता, मेरठ का रहने वाला था। NCERT की नकली किताबें छापते हुए पकड़ा गया था, फिर मौके से फरार हो गया। काफ़ी टाइम बाद उसको पकड़ा गया। उसी आरोप में उसके जो चाचा हैं संजीव कुमार गुप्ता, वो भी गिरफ्तार हुए थे। अब उनको निचली अदालत से तो जमानत मिली ना, वो चले गए हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। 5 लाख रुपए की जमानत राशि पर उनको जमानत दी। शर्त लगाई गई विदेश नहीं जाएंगे, जांच में सहयोग करेंगे, गवाहों और सबूतों से कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे, वक्त वक्त पे जाके थाने में सैल्यूट मारेंगे, हाजिरी बजाएंगे। इन शर्तों के साथ जमानत दे दी है। तो भाजपा नेता और भाजपा नेता के चाचा की जमानत का ये मामला था। हालांकि भाजपा नेता सचिन गुप्ता को अभी जमानत नहीं मिल पाई है। ये लोग फर्जी तरीके से NCERT की बुक छापते हुए पकड़े गए थे। अब भाजपा के नेता हैं, कुछ भी छाप सकते हैं, नया साहित्य छाप सकते हैं, किसी की कार में रख सकते हैं, फिर उसको गिरफ्तार दिखा सकते हैं कि साहब ये तो हाथरस जा रहे थे, इनकी गाड़ी से पोस्टर बरामद हो गया। बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा, गर्व फिल्म में दिखाया है कि किस तरीके से जो साइड हीरो हैं सलमान खान के, उनको कैसे आतंकवादी बना दिया जाता है। एक इंस्पेक्टर को सब कुछ, पासपोर्ट फर्जी, पाकिस्तान का वीज़ा फर्जी, पाकिस्तान का तमाम चीज़ें तैयार कर दी जाती हैं। तो ये लोग इसमें ज़्यादा माहिर हैं। पर बड़ी बात यह है कि इनको कोर्ट ने अब जमानत दे दी है शर्तों के साथ। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है और एक भाजपा सांसद की सदस्यता जा सकती है, उसका निर्वाचन यानी कि चुनाव रद्द हो सकता है अगर हाईकोर्ट को त्रुटि मिल गई। जी हां, हाईकोर्ट को अगर खामियां मिल गई तो भाजपा की जो बदायूं से सांसद है संघमित्रा मौर्य, उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। बदायूं से जो कई बार सांसद रहे, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, धर्मेंद्र यादव, वो पहुंच गए हैं हाईकोर्ट। उन्होंने हाईकोर्ट में जाके कहा कि साहब जितने टोटल वोट पड़े थे उससे 8000 वोट ज़्यादा गिने गए। तो 8000 वोट कहाँ से आ गए, उनका कोई ये लेखा जोखा नहीं दे रहे। दूसरे, संघमित्रा ने अपने पति की संपत्ति के बारे में हलफनामे में कोई जानकारी नहीं दी। यही नहीं, अभी तक उनका अपने पति से तलाक नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने अपने पति का नाम नहीं लिखा। अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो इस वक्त आदित्यनाथ योगी की सरकार में मिनिस्टर हैं, उनके नाम का जिक्र कर दिया। तो ये तमाम तरह की त्रुटियां हैं। और एक चीज़ और उन्होंने जिक्र की कि एक शख्स हैं दिनेश कुमार, जो वहाँ से चुनावी मैदान में थे, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। जबकि नामांकन रद्द करने से पहले अगर उनके नामांकन में कोई त्रुटि थी, उसको सुधार करने का मौका उनको दिया जाना चाहिए था स्क्रूटनी के दौरान। स्क्रूटनी का मतलब समझते हैं ना, पहले आपने नॉमिनेशन कर दिया, 2 दिन जो है फार्मों की जांच होती है। अगर किसी में कुछ कमी होती है तो उस आदमी को फ़ोन करके बता दिया जाता है भाई तेरे फार्म में कमी है, पूरी कर दे। फिर उसके बाद जो है अगर कमी तब भी पूरी नहीं होती तो फार्म को रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद फिर टाइम दिया जाता है 1 दिन का कि आप अपना नाम वापस ले सकते हैं। भाई आपका सारी चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन फिर भी बहुत से लोग लास्ट टाइम जाते हैं भैया मैं तो अपना नाम वापस ले रहा हूँ। ये तमाम प्रक्रिया होती है। तो उनका कहना है, धर्मेंद्र यादव का,
कि स्कूटनी में उस त्रुटि को सुधार कराना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं किया और उनको चुनाव लड़ने से इसलिए रोका गया ताकि संघमित्रा मौर्य के जो वोट हैं वो ना कट सके। अगर ये चुनाव लड़ते तो संघमित्रा मौर्य नहीं जीत पाती। देखना दिलचस्प होगा कि अब इस मामले में पूरी पत्रावली जो है, चुनाव की जो पूरी पत्रावली है, उसको हाईकोर्ट ने तलब कर लिया है। अब उस पर बहस होगी और क्या चीज़ें कोर्ट के सामने रखी जाएंगी और किन चीज़ों पर कोर्ट किस तरीके का जजमेंट सुनाएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लेकिन लगता है बदायूं एक ऐसा शहर, एक ऐसा कस्बा, एक ऐसा ज़िला बनता जा रहा है जहां की जो सदस्य चुनी जाती हैं, खासकर महिलाएं, उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इससे पहले डीपी यादव की पत्नी यहाँ से विधायक हुआ करती थी, उनकी सदस्यता पेड न्यूज़ के मामले में, यानी कि उन्होंने पैसा देके खबरें छपवाई, अपने हक में माहौल बनाया और फिर वो विधायक बन गई। उसको लेकर हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। अगली खबर का रुख कर देते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से खबर हमारे पास आ रही है, दिल्ली दंगे से जुड़ी हुई ये खबर हमारे पास आ रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये खबर है, इस खबर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक शख्स हैं जिनका नाम है फैज़ान खान, मोबाइल सेल्समैन है, सिम कार्ड, मोबाइल, ये तमाम चीज़ें बेचने का काम करते हैं। पुलिस उनको 27 जुलाई को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उन पर यूएपीए लगा देती है। पुलिस कहती है भैया ये फर्जी दस्तावेज के आधार पर जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स को ना सिम बेच रहा था। उस सिम के जरिए वो लोग जो सीए का आंदोलन चल रहे थे उसके लोगों को बुला रहे थे, साजिश रच रहे थे उन सिम के जरिए, यानी कि जो फर्जी दस्तावेज पे सिम ली गई है उनको जामिया मिलिया के स्टूडेंट इस्तेमाल कर रहे थे सीए आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद जब दिल्ली में दंगा हुआ तो उन सिम का वहाँ पर भी प्रयोग किया गया। लेकिन अब देखिए कोर्ट में क्या हुआ, काफ़ी दिलचस्प है। यूएपीए भी लगा दिया, यानी कि आतंकवाद जैसी धारा भी इन पे लगा दी। अब कोर्ट कह रहा है भैया तुम लोग नाकाम हो इस बात में कि साजिश साबित कर सको कि इनकी दंगों में कोई भूमिका है, इनकी सीए के आंदोलन में कोई भूमिका है, फिर इन पे यूएपीए कैसे लागू हो सकता है। तो यूएपीए कोर्ट ने हटा दिया और फैज़ान खान को ज़मानत दे दी है। अब फैज़ान खान बाहर आने वाले हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि कोर्ट को ये भी तो देखना चाहिए कि ये फैज़ान खान जैसे लोगों पे यूएपीए लगा रही है पुलिस, कम से कम 2-4 पुलिस वालों को लटका ही देखो ढंग से। जब लटक जाएंगे तो उनको कम से कम तमीज़ पैदा हो जाएगी। वरना आप सोचिए जेल में रखने का बहुत आसान फार्मूला है, आप पे आरोप तो कुछ नहीं है, सबूत तो कुछ नहीं है, लेकिन यूएपीए लगा दीजिए, कोर्ट बहुत दिनों तक मामले को सुनती नहीं है। और हाईकोर्ट में मामला तब पहुंचता है जब निचली अदालतें मामले को खारिज कर देती हैं। जब तक निचली अदालतें मामले को खारिज नहीं करती हैं तब तक आप मामला लेके हाईकोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। जस्टिस सुरेश कैत की बेंच ने ये बड़ा फैसला सुनाया और कहा है भैया इस पे तो यूएपीए लागू ही नहीं होता, आप कोई साजिश साबित ही नहीं कर पा रहे हो। ये पुलिस का हाल है, यूएपीए लगा देती है लेकिन साजिश तक साबित नहीं कर पा रही है। सिम कार्ड अगर बेच दिया तो यूएपीए लगा दिया भाई साहब, कहीं और भी लगता हुआ देखा गया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब और नहीं बढ़ाई जाएगी कैदियों की अंतरिम जमानत। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है। बता दें आपको 23 मार्च 2020 का वो दिन था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना के चलते काफ़ी भीड़ है जेल में, उसको कम किया जाना चाहिए ताकि कोरोना महामारी का रूप धारण ना कर ले जेलों के अंदर। उसके बाद हर स्टेट के अंदर एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई जिसने डिसाइड किया कि जो जेलों में बंद कैदी हैं किस तरीके के कैदियों को छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ हाई लेवल कमेटी जो बनी उसने पहले 4500 कुछ कैदियों को छोड़ा, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो तादाद कम होती रही और वो उनका टाइम भी कभी 90 दिन का था पहली बार, फिर दूसरी बार 90 दिन का था, तो इस तरीके से वो बढ़ता रहा। लेकिन अब साफ कर दिया हाई लेवल कमेटी ने कि अब अंतरिम जमानत जो है वो नहीं दी जा सकती है और 2 नवंबर से लेके 13 नवंबर के बीच इन सभी कैदियों को जिनकी तादाद 2318 2318 जो कैदी हैं उनको 2 नवंबर से 13 नवंबर के बीच अपनी संबंधित अदालतें, आपको बता दें दिल्ली में कड़कड़डूमा, रोहिणी, साकेत, 30 हज़ारी कोर्ट, पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, बहुत सारी ये अदालत हैं। तो जो भी संबंधित अदालत जिस कैदी की लग रही है वहाँ पे जाके वो सरेंडर कर देगा, जेल जाएगा। उसको एक रियायत ज़रूर दी है कमेटी ने, कहा है कि वो अपनी अंतिम ज़मानत के लिए वहाँ अपनी संबंधित अदालत में अर्जी लगा सकता है, यानी कि अंतरिम ज़मानत थी वहाँ से वो अंतिम ज़मानत ले सकता है। लेकिन आगे अब उसकी मियाद नहीं बढ़ाई जाएगी। जो अभी तक उसको पैरोल और अंतरिम ज़मानत देके बाहर रखा जा रहा था कोरोना के चलते, अब उन्हें जेल में ठूसा जाएगा वापस। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। वायुसेना के टेक्नीशियन को हाईकोर्ट से नहीं मिली कोई राहत। क्या राहत लेने वो पहुंचे थे पहले वो जान लीजिए। मुझे चीता हेलीकॉप्टर, मुझे चेतक हेलीकॉप्टर ठीक करने की जिम्मेदारी दी गई थी, मैं उनको रिपेयर कर सकता हूं, लेकिन वो काम मुझसे नहीं लिया जा रहा है।
मुझे चीता और चेतक हेलीकॉप्टर रिपेयर करने का अनुभव है, मेरा तजर्बा है, मुझे ट्रेनिंग उसी बात की दी गई है, लेकिन मुझसे वो काम नहीं लिया जा रहा। मुझे वायुसेना के एक ढाबे पे लगा दिया गया है, वहाँ पे मुझसे वो काम करवाया जा रहा है, जबकि उसकी बाबत वायुसेना मुझे 60,000 रुपये तनख्वाह दे रही है, सैलरी दे रही है, वेतन दे रही है। वो पैसा बर्बाद हो रहा है, इसलिए मैं वायुसेना से रिज़ाइन करना चाहता हूँ, वायुसेना के इस पैसे को बचाना चाहता हूँ। अगर मेरा ये जो है इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं किया जाता है तो फिर मेरा तबादला दिल्ली में कर दिया जाए, जो हिंडन एयरबेस है दिल्ली के आसपास, क्योंकि मेरे पिता 2018 से लापता हैं। मेरी बहन की उम्र 29 साल हो चुकी है, उसकी अभी शादी भी नहीं हुई है, मैं अपने परिवार में अकेला हूँ, मुझे बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ये सब कहते हुए हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा भैया अगर हम तुम्हारी बात पे ऐसे ध्यान देंगे और तुम्हारे जो इस्तीफे को स्वीकार कर लेंगे या तुम्हारा जो मन चाहा ट्रांसफ़र करवा देंगे तो ऐसे तो हर कोई आदमी परेशान है, उसके साथ अपनी दिक्कतें हैं, लोग एक मिसाल बन जाएगी, हर कोई आके यहाँ कोर्ट में खड़ा रहेगा। तो हम किसी के पॉलिसी मैटर में वायुसेना के नहीं दाखिल होना चाहते हैं। अलबत्ता एक रियायत आपको दे देते हैं कि आप नए सिरे से फिर से एक बार वायुसेना के सामने अपनी एप्लीकेशन मूव करिए, हो सकता है वो कुछ आपको राहत दें या ना दें, जो भी करेंगे वो उनका अपना फैसला होगा, कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव सहाय एंडलो और उनके साथ आशा मेनन की बेंच ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। वायुसेना के जो कर्मचारी हैं उनको राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। अब बात कर लेते हैं उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर। उमर खालिद और शर्जील इमाम जो आजकल तिहाड़ जेल में बंद हैं, दोनों जेएनयू के स्टूडेंट हैं और दोनों पर यूएपीए जैसी गंभीर धाराएं लगा रखी हैं। दोनों की पेशी हुई बताया जा रहा है तिहाड़ जेल से, वर्चुअली होती है आजकल, तो उधर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इधर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो उसके ज़रिए इन दोनों की पेशी हुई। कोर्ट ने फिलहाल इनको कोई ज़मानत देने से इनकार कर दिया और इनको 20 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का, यानी कि जुडिशियल कस्टडी में रखने का आदेश सुना दिया, यानी कि अब ये 20 नवंबर तक और जेल में रहेंगे। कब बाहर आएंगे अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे दिलचस्प है इस पूरी खबर के दौरान वो ये कि जेल में अपने को कैद रखने की बात कही थी उमर खालिद ने, कहा कि मुझे बैरिक से बाहर ही नहीं निकलने देते। तो उस बारे में कोर्ट ने पूछा पुलिस जेल प्रशासन से कि भाई इसको बाहर क्यों नहीं निकलने देते उमर खालिद को, तो उन्होंने कहा साहब सिक्योरिटी का मसला था इसलिए हम इनको बाहर नहीं जाने देते थे, लेकिन अब हमने तय कर लिया है कि सूरज उगने के बाद दोपहर तक और उसके बाद 3 बजे से शाम के डूबने तक इनको जेल परिसर में आने जाने की इजाज़त होगी। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहें, होशियार रहें और पुलिस को जेल प्रशासन को उसमें सहयोग करें। तो ये एक पहलू उभर रहा था इसमें अलग से कि उनको आने जाने नहीं दिया जा रहा था। उस मामले में क्या हुआ तो वो भी आपके सामने रखने की कोशिश की, लेकिन बड़ी खबर यही है कि 20 नवंबर तक अभी उमर खालिद और शर्जील इमाम दोनों जेल में रहेंगे। बने रहिएगा आप धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।